गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के दिन हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो सही मायने में प्रकृति की एक अनोखी देन है। वही है जिसके कारण कि हम इस पूरी रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। उसकी अनुपलब्धता में, उसके अनुपस्थिति में हम इस रंगीन दुनिया को नहीं देख सकते थे। और इस संदर्भ में आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, और वो है कि क्या दुनिया की हर वस्तु को हम दिन में देख पाते हैं? जाहिर है आपका आंसर होगा हाँ, लेकिन यही प्रश्न को ये किया जाए कि क्या दुनिया की हर वस्तु को हम रात में देख पाते हैं? जाहिर है आपका क्वेश्चन होगा नहीं। और यदि इसी को यह पूछा जाए कि दुनिया की हर एक वस्तु को रात में किसी चीज की उपस्थिति में देख सकते हैं, हम समझते हैं बात क्लियर हो गई होगी। आपका आंसर आएगा हाँ, देख सकते हैं। और वह चीज होगी प्रकाश। यानी प्रकाश ही प्रकृति की वो अनुपम देन है जिसके चलते हम पूरी रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। तो आज के दिन हम प्रकाश पे चर्चा करेंगे। और प्रकाश में आज के दिन प्रकाश पे चर्चा करेंगे। और प्रकाश में हम लोग इसके डेफिनिशन और नेचर के बारे में बात करेंगे। एंड नेचर। प्रकाश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज को देख सकते हैं। मतलब किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश किसी चीज को देखने के लायक बनाता है। और हमें मालूम है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों भाई, क्यों ऊर्जा का रूप है? क्योंकि एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता एनर्जी है, और प्रकाश में कार्य करने की क्षमता है। तभी तो हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, तभी तो हम फोटोन का उपयोग करते हैं, तभी तो हमारे पेड़ हरे भरे रहते हैं, वो भोजन लेने का काम करते हैं। तो ये निश्चित रूप से हो गया कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। इसकी अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करें तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लाइट इज ए form of energy which enables us to see the objects। बच्चों इसमें हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, और वो जोड़ना चाहते हैं कि from which it comes or from which it reflects। इसमें हमने ये आगे कुछ जोड़ा, वो जोड़ा from which it comes और from which it reflects। मतलब जिन वस्तुओं से ये लाइट निकलता है या जिन वस्तुओं से निकलता नहीं है, बल्कि जिन वस्तुओं पर पड़ने के बाद यह लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और देखने के लिए प्रकाश एसेंशियल है, आवश्यक है, जो हमें किसी वस्तु को दृश्य बनाती है, और ये ऊर्जा का एक रूप है। तो हम लोग अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच इट कम्स और फ्रॉम व्हिच इट रिफ्लेक्ट्स। बच्चों सही माने में प्रकाश हमारे दृष्टि को संवेदना प्रदान करता है। हमारे आंख, केवल आंख से, आप ही बताओ, क्या यदि आंख मेरे पास है और प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसीलिए वहम में मत रहना कि हम आंखों द्वारा किसी चीज को देखते हैं। आंख द्वारा देखते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति एसेंशियल है।
तो इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि लाइट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। यह भी हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश दृष्टि की संवेदना पैदा करता है। लाइट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। अब प्रश्न उठता है, आप भी पूछ सकते हो कि सर आखिर यह प्रकाश है क्या? व्हाट इज लाइट? क्या है ये? और सभी वस्तुओं की तरह ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, ये कण है या और कुछ दूसरा चीज है? और यह एक लाइट के पीछे की एक्साइटिंग स्टोरी है प्यारे बच्चों। तो लाइट के बारे में एक्साइटिंग स्टोरी यह है कि करीब 1700 ईस्वी सन के नजदीक एक महान वैज्ञानिक न्यूटन हुआ करते थे। न्यूटन महोदय ने प्रकाश की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रकाश एक कण है, लाइट इज ए कर्पस्कुलर, यह पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल के रूप में लाइट है। लेकिन इस बात को उसी समय के एक वैज्ञानिक जिनको हम लोग हाइगिन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने बोला कि यदि प्रकाश एक कण है तो इस आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाओं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन आदि की विवेचना तो की जा सकती है, परंतु और घटनाएं जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आदि की विवेचना नहीं की जा सकती है। और बाद में उन्होंने एनालिसिस करके कहा कि प्रकाश एक वेव है, लाइट इज ए वेव। और ये बात में अब बहुत बड़ा बहस की बात हो गई है कि प्रकाश एक कण है कि वेव है। तो 19वीं सदी में साइंटिस्ट यंग्स, फ्रॉनहोफर आदि ने एनालिसिस के आधार पर यह बताया कि प्रकाश वेव प्रकृति का है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने यह भी देखा कि अकॉर्डिंग टू हाइगिन्स लाइट इज ए वेव, प्रकाश एक तरंग है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लाइट इज ए कर्पस्कुलर, प्रकाश एक कण है। लेकिन कर्पस्कुलर के नेचर के हिसाब से प्रकाश के बहुत सारी घटनाओं को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 19वीं सदी में फ्रॉनहोफर और यंग्स ने यह साबित किया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अभी चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा है, कैसे है, हमने इस बात को बता दिया। और लाइट के साथ एक और आश्चर्य की बात है कि लाइट जिसके कारण हम दुनिया को देखते हैं, उस लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। लाइट इज इनविजिबल। तो हम लोग इसको भी, इस लाइट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन electromagnetic wave which itself is invisible, which itself is invisible but makes other things visible, but makes other things visible। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अपने आप को अदृश्य है लेकिन दूसरे चीजों को दृश्य बनाती है। बच्चों, हम समझते हैं कि अब आपने लाइट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये लाइट की प्रकृति क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ द लाइट, हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट की प्रकृति है। लाइट की प्रकृति उसके गुण से ही तो उसको परिभाषित किया जाता है। जैसे हमने अभी देखा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह लाइट का नेचर है। लाइट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट, यह इसका नेचर है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह इसका नेचर है। तो हम लोग अब लाइट के नेचर पे चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ द लाइट चलते हैं। नेचर ऑफ द लाइट, प्रकाश की प्रकृति। पहला नेचर पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह इसकी पहली प्रकृति है जिसके बारे में हम लिखते हैं
लाइट इज एन electromagnetic wave which need not any material medium for its propagation. पहली प्रकृति पर हम लोग बात करते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे प्रोपागेट करने के लिए, संचरण करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई सॉलिड मिले, लिक्विड मिले, गैस मिले तभी लाइट का संचरण होगा, तभी लाइट प्रोपागेशन करेगा। और इस बात में एक और नई चीज हम लोग जान जाए कि वह वेव जिसके प्रोपागेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। हेंस लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। हम लोग लिख सकते हैं हेंस लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे देखिए बच्चों, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता एसेंशियल है, इसीलिए साउंड इज नॉट एन मैकेनिकल वेव, बट लाइट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव। पहला नेचर। दूसरा नेचर चले, लाइट ट्रेवल्स। दूसरा नेचर पे हम चलते हैं, लाइट ट्रेवल्स with high speed। लाइट की गति बहुत तेज होती है। कितना होती है? इन एयर इट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। हवा में या वैक्यूम में लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के स्पीड से चल सकता है। लेकिन यह स्पीड, तीसरा नेचर में हम लोग चलेंगे, द स्पीड ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स upon the nature of मीडियम। जैसी प्रकृति होगी माध्यम की उसके अनुसार लाइट का स्पीड डिपेंड करता है। रेयरर मीडियम होगा, लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम होगा, लाइट का स्पीड कम होगा। यही कारण है कि एयर में या वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, जो इतना होता है। बाकी ग्लास वगैरह में, वाटर में इसका स्पीड रिस्पेक्टिवली तुलनात्मक ढंग से कम होता है। और इसका एक और है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सरल रेखा में गमन करता है। और यही कारण है, इसको हम लोग यूं जान सकते हैं, यही कारण है कि लाइट के रास्ते में जब कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्जेक्ट आता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसकी छाया बनती है। इस स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी कहते हैं। ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है तो यदि ए और बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट से होकर डेफिनेटली लाइट प्रोपागेट करेगा। तो हम लोग इसको कहते हैं कि लाइट का प्रोपागेशन रेक्टिलिनियर होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह है
कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इसकी प्रकृति दोहरी होती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दोहरी यानी दोहरी प्रकृति का होता है लाइट। कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूटन महोदय ने बोला कि लाइट इज ए कर्पस्कुलर, हाँ उसका भी है, लाइट कर्पस्कुलर है, इसका भी प्रूफ है, क्योंकि बाद में आइंस्टीन महोदय ने बोला कि लाइट एक कण के रूप में चलता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। यह फोटोन ऊर्जा का भंडार है जिसे में निहित ऊर्जा को E=mc² से उन्होंने डिफाइन किया। मतलब लाइट कण की प्रकृति भी रखता है, लेकिन बाद में चूंकि लाइट की बहुत बड़ी घटना इससे परिभाषित नहीं हो पाई थी, इसीलिए हाइगन्स महोदय ने बोला कि नहीं, लाइट इज ए वेव, इसका वेव नेचर है। तो चूंकि लाइट कर्पस्कुलर का भी नेचर रखता है, वेव का भी नेचर रखता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और एक और इसका नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है, वह क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। प्रकाश, यदि प्रकाश से तरंग है तो डेफिनेटली इसका वेवलेंथ होगा। और वेवलेंथ क्या होता है, यह वेवलेंथ प्रकाश का बहुत कम होता है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है इसको बहुत जल्दी में हम लोग समझ में कि यदि यह एक वेव है तो किसी भी वेव के दो पीक या दो डीप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वह वेवलेंथ होता है। लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, परहैप्स 400 से 700 नैनोमीटर के बीच इसका विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का 1000वां भाग होता है। तो और लाइट में जितने भी अलग अलग कलर के लाइट हैं उनका वेवलेंथ अलग अलग कलर का होता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ द लाइट। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट से रिलेटेड एक घटना जिसको हम लोग कहेंगे जो इंपॉर्टेंट घटना है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लेकिन थोड़ा सा अभी एक चीज और चल रहा है। अभी हमने जैसा पढ़ा पहले डिफिनीशन में कि लाइट या तो किसी वस्तु से निकलती है तब या किसी वस्तु पर पड़ती है तब। इस आधार पे सही माने में हम यह समझ सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार मेनली एक वह प्रकार है जिन वस्तुओं से लाइट निकलता है, मतलब द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट्स द लाइट, दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट्स द लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस आधार पे हम लोग ऑब्जेक्ट को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन हो गया भाई, व्हिच इमिट्स द लाइट। एंड नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट को इमिट नहीं करता है, जो लाइट को इमिट नहीं करता है बल्कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको पुनः वापस मोड़ देता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हो गया सन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हो गया लैंप, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हो गया जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हो गया। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, मून। आश्चर्य होगा, मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि मून लाइट इमिट नहीं करता है, मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। चेयर, टेबल, वॉल, इटीसी एटसेट्रा, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। और जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तब 3-4 तरह की संभावनाएं हो सकती है। ध्यान दीजिए, उसके आधार पर ऑब्जेक्ट को हम 3-4 पार्ट में अलग अलग बांटते हैं। ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस केवल इस आधार पर हो गया कि ऑब्जेक्ट्स इमिट्स द लाइट और नॉट, वस्तु लाइट इमिट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन जब लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उस पर क्या क्रिया होती है, इस आधार पे वस्तु को 3-4 तरीके में बांटा गया है। जिसमें पहला है वो कि जब कोई लाइट
किसी वस्तु पे पड़े और उसको पार कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए, तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। When light falls an object and transmit this object, the object is known as transparent. दूसरा कंडीशन है कि लाइट इस पे पड़ता है और उसको पार नहीं करता है, वो उस पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसको ज्यादा पार नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, ओपेक। तो पहला हो गया जिसको पार कर गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया जिसको पार कर गया ओपेक। एक तीसरी स्थिति भी कभी कभी हो सकती है कि लाइट उसमें जाता तो है लेकिन कुछ दूर तक ही जाता है, उसके बाद वो नहीं जा पाता है, तो वो दिखता उसमें इधर से उधर देखने पे क्लीन नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, और उसको हम लोग बोलते हैं पारभासक यानी ट्रांसलूसेंट। वो ऑब्जेक्ट हो गया ट्रांसलूसेंट। तो प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उससे पार होने पर उस वस्तु को हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट, उससे नहीं पार होने पर वस्तु को कहेंगे ओपेक, और जो उसको पार करे लेकिन कुछ ही दूर तक जाए, मतलब वह धुंधला दिखे, उसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट। लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात है भाई। वो आश्चर्यजनक बात क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करे तब क्या होगा? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े और पूरे प्रकाश को वह ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, तब वो वस्तु हमको काली दिखने लगती है। यही तो कारण है जो हमने बताया कि कोई चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि सूर्य से जब प्रकाश की किरणें चलती है तो हमारे वायुमंडल आने के पहले अंतरिक्ष में भी वो प्रोपागेट करती है, जबकि अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं होता है, वहां वैक्यूम होता है, वहां कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, चूंकि वहां से किरणें आती है, वहां कोई चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए वहां हमको कुछ नहीं दिखता है। और यही कारण है कि जब हम स्पेस को देखते हैं तो स्पेस कैसा दिखता है? काला दिखता है। आपका ब्लैक बोर्ड यदि काला दिख रहा हो तो समझिए कि ब्लैक बोर्ड पे पड़ने वाली किरणों का बहुत सारा हिस्सा ब्लैक बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए वो काला दिखा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा डिफिनीशन ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, एंड हम लोग डिस्टिंग्विश किए ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ट्रांसमिट, इमिट के आधार पे। धन्यवाद। फिर अगले में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसकी एक महत्वपूर्ण घटना, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। धन्यवाद, थैंक यू। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अपना कोई ना कोई कमिटमेंट जरूर दें ताकि हम अपने आप में सुधार ला सकें या फिर प्रेरित होकर। धन्यवाद।